संस्कृत में बाल कथाओं का उद्भव और विकास। आज इसी प्रश्न पर मैं व्याख्यान देने जा रही हूँ। पीएचडी कोर्स वर्क 605 के अंतर्गत संस्कृत में बाल साहित्य के उद्भव और विकास पर चर्चा करने के लिए आज का मेरा ये व्याख्यान है। देखिए, साहित्य की सभी विधाओं में कहानी सर्वप्राचीन विधा है, जिसके 6 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं: कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल वातावरण, उद्देश्य और शैली। संस्कृत साहित्य में बाल कथाओं का उद्भव और विकास यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। संस्कृत भाषा के विशाल साहित्य में हर विषय और हर आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए लिखा गया है। बाल साहित्य एक महत्वपूर्ण धरोहर है, जिसमें आगत काल के नेतृत्वकर्ताओं का चरित्र गढ़ा जाता है। और भारत में तो वैदिक काल से ही ऐसी कथाएं और लघु कथाएं प्रचलित थी, जिनका उद्देश्य केवल मनोरंजन मात्र नहीं था, बल्कि जीवन की विविध समस्याओं, विविध संवेदनाओं को व्यक्त करना भी तो था, जिसका विकास प्रारंभिक काल में, प्रारंभिक अवस्थाओं में हम देखते हैं अद्भुत कथाओं, लोक कथाओं, कल्पित कथा तथा पशु कथाओं के रूप में हुआ। ये कथाएं छोटी जरूर थी, लेकिन संदेशात्मक थी। संस्कृत भाषा में बच्चों के लिए नीति परक ग्रंथ और बाल कथाएं हैं तो असंख्य, लेकिन कथा के 2 भाग हैं: नीति कथा और लोक कथा। नीति कथा को उपदेश प्रधानात्मक और जंतु कथा भी हम कहते हैं, जिसमें पशु पक्षी मनुष्यों की भाषा में बोलते हैं और उन्हीं के जैसा व्यवहार भी करते हैं। इन कथाओं के माध्यम से जहां बच्चों का मनोरंजन होता था, उन्हें एक ज्ञान प्राप्त होता था, वहीं वो जीवन से जुड़ने की कला भी समझते थे। वैदिक काल से पशु पक्षियों के माध्यम से कथा विस्तार का प्रमाण हमें मिलता है। जैसे हम ऋग्वेद देखें तो उसमें बालक और मछली की एक कथा है, तथा छांदोग उपनिषद में भी उद्गीत स्वान यानी कुत्ते की एक कहानी हमें प्राप्त होती है। ऐसे छिटपुट रूप से हमारे उपनिषद और वेदों में कहानियां हैं, जो जंतुओं से जुड़ी हुई कथाएं हैं, जो ज्ञान के अपरंपार भंडार होती थी। हम देखें तो 150 ईस्वी में पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य नामक ग्रंथ में सांप, नेवला, कौवा और उल्लू की जो जन्मजात शत्रुता है, उसका उल्लेख छोटी छोटी कहानियों के रूप में किया। इनका उल्लेख भले ही बाल कथा के रूप में नहीं हुआ, फिर भी ये बच्चों के लिए उपयोगी है। पौराणिक काल में कई छोटी बड़ी कथा कहानियां अस्तित्व में आई, जिनमें समाज निर्माण के कई प्रेरक तत्व, महत्वपूर्ण विचार और गहन संदेश कूट कूट कर भरे थे। अब आप विष्णु पुराण को लीजिए। विष्णु पुराण में ध्रुव और प्रहलाद का जो आख्यान है, वो आज भी बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें एकाग्रता, लक्ष्य पर एकमात्र दृष्टि, संवेदनाओं का मूल्य, भक्ति की पराकाष्ठा, माता पिता के प्रति आदर भाव, सदाचार, सत्य और क्षमा जैसे महत्वपूर्ण तत्वों की विशद व्याख्या है। इतना ही नहीं, हम देखते हैं पुराणों में श्री कृष्ण, श्री राम, सुदामा और एकलव्य की कथा तो लगभग सभी बच्चे जानते होंगे। फिर आप आरुणि को ले लीजिए, जो महर्षि धौम्य के शिष्य थे, उद्दालक के रूप में जो बाद में प्रसिद्ध हुए। फिर उपमन्यु का आख्यान है, जो धौम्य के ही शिष्य थे। पौराणिक तो उक्ति ही यही मिलती है कि मूढ़ताम हर में देवी त्राहि माम शरणागतम। हे देवी, हमारी बुद्धि की जड़ता को हर लीजिए। बुद्धि की जड़ता को हरना ही ज्ञान है। ये बच्चों के मन में वैदिक पौराणिक कहानियों के माध्यम से आरोपित कर दिया जाता है। इन कहानियों से झरता हुआ जो बाल ज्ञान है, वह उसका तत्व उत्तरोत्तर अन्य ग्रंथों में छिटपुट रीति से अग्रसर होता रहा। मुख्यतः संस्कृत बाल साहित्य के 2 अग्रणी ग्रंथ माने जाते हैं: पंचतंत्र और हितोपदेश। इसके अतिरिक्त कुछ बाल कथाएं प्रथम शताब्दी में, जैसे बृहत कथा मंजरी, फिर 1037 में कथा सरित सागर, 1480 में बेताल पंचविंशति, सिंहासन बत्तीसी, या फिर 1400 ईस्वी का शुक सप्तति, फिर 15वीं शताब्दी की पुरुष परीक्षा, जो विद्यापति के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें 44 छोटी छोटी रोचक शिक्षाप्रद कहानियां हैं, जो सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है।
फिर आइए 14वीं शताब्दी में जातक माला में जो बौद्ध कथाएं थी, उसमें भी जंतु के माध्यम से ज्ञान की बहुत सारी बातें बताई गई है। फिर 14वीं शताब्दी में ही कथार्णव, ये प्राचीन ग्रंथ आया जिसमें चोर और मूर्खों की 25 कहानियां हैं, छोटी छोटी कथाएं जो बाल मन पर बहुत गहरा असर डालती हैं। अगर हम सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखें तो संस्कृत बाल साहित्य के दो ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो नीति परक ग्रंथ हैं, वो हैं पंचतंत्र और हितोपदेश। वस्तुतः शास्त्र मनुष्य का कल्याण करने वाले ज्ञान रूपी नेत्र हैं और नीति शास्त्र उन्हीं सभी शास्त्रों में महत्वपूर्ण। नीति शास्त्र क्या करता है? वो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। नीति परक गद्य पद्यात्मक कथाओं के माध्यम से संस्कृत भाषा में बच्चों को नीति युक्त कथाओं के द्वारा जीवन दर्शन समझाने के लिए दो ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, पंचतंत्र और हितोपदेश। क्या है हितोपदेश में? हितोपदेश पाटलिपुत्र के राजा सुदर्शन के मूर्ख पुत्रों को गुणवान और सदाचारी बनाने के लिए रचा गया जो नीति कथाओं का संग्रह है, जिसके संग्रहकर्ता हैं नारायण पंडित। इसमें महाभारत, पंचतंत्र आदि ग्रंथों से बहुत सारी कथाएं संकलित हैं। 4 प्रकरण हैं इसके: मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। छोटे छोटे बच्चों को संस्कृत भाषा और नीति शास्त्र का ज्ञान बड़ी सरलता से देने वाला यह ग्रंथ रीति, नीति और राजनीति तीनों का ज्ञान प्रदान करता है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि मित्रलाभ के प्रारंभ में ही, उसमें 8 कथाएं हैं मित्रलाभ में, उसके प्रारंभ में ही 6ठा श्लोक जो है वो संपूर्ण संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है, जो सभी बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण ज्ञान है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः तथा सुखम। पशु पक्षियों के माध्यम से नीति, सदाचार और विवेक की शिक्षा देने वाला हितोपदेश कूटनीति की दृष्टि से जो कार्य उपाय संभव हो सकता है उसके बारे में भी सही जानकारी देता है, जो ये बताता है कि बुद्धि ही बल है। बुद्धि के द्वारा हम किसी भी तरह के बड़े से बड़े कठिन कार्य को कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब विग्रह पढ़ते या सुनते हैं तो उनकी आत्मा में यह तथ्य आरोपित हो जाता है कि मूर्खों को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। और आप किस स्थान पर रहते हैं और आपका रहने का स्वभाव, आपका जीवन जीने का ढंग, आपकी जीवन जीने की पद्धति क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम विग्रह की कहानियों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अपने भेद को किसी पर भी प्रकट कर देना महाविनाश को लाता है। तो ये सारी बातें विग्रह के अध्ययन से बच्चों के मन पर आरोपित कर दी जाती है। और जो संधि प्रकरण है वो आपसी तालमेल और भविष्य की चिंता नहीं, बल्कि भविष्य के लिए कार्य करना चाहिए, ऐसी बातों को बच्चों के मन में एक बीज की तरह डालता है और ये सिखाता है कि विपत्ति आने पर तत्काल समाधान करने वाला ही बुद्धिमान है। छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी नीतियों का ज्ञान सरल सरल भाषा में और जीव जंतुओं को पात्र बनाकर देना पंचतंत्र की एक उपलब्धि है। और मैं तो ये कहूंगी कि संस्कृत बाल साहित्य में पंचतंत्र और हितोपदेश एक मील का पत्थर है। पंचतंत्र यानी 5 तंत्र, 5 भागों में नीति की शिक्षा देने वाला महान ग्रंथ, आचार्य विष्णु शर्मा की रचना। महिलारोप्य नगर के राजा के 3 मूर्ख पुत्रों को मात्र 6 महीने में नीति, रीति और राजनीति की शिक्षा देने वाला महान ग्रंथ पंचतंत्र। मित्रभेद, मित्रलाभ, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणांश, अपरीक्षित कारकम, जीव जंतुओं की कथा के माध्यम से नीति की शिक्षा मनोरंजक कथाओं के रूप में देने वाला पंचतंत्र विश्व साहित्य का अद्भुत बाल ग्रंथ है। अब देखिए आप, मित्र भेद के पढ़ने से ही प्रत्येक व्यक्ति ये समझ जाता है कि मूर्ख पुत्र होने से निसंतान होना अच्छा है, बुद्धि से बल ही श्रेष्ठ है और उचित स्थान पर प्रयुक्त वाणी ही सार्थक होती है। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। मित्रलाभ बताता है
कि संगठन में ही शक्ति है और विपत्ति के आने पर मित्र ही एकमात्र सहायक होते हैं। काकोलिकुयम का ज्ञान और नीति शिक्षा यह है कि अहिंसा परमो धर्मः, और सबसे बड़ा ज्ञान कि समय की प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के पास समय एक बार जरूर आता है। ये महान नीति प्रद ज्ञान बच्चों को सरल भाषा में देना अद्भुत कलाकृति है पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा की। जब हम लब्ध प्रणांश की बात करते हैं तो उसका एक वाक्य है, आप देखिए कि बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता। आत्मा की गहराइयों तक ये जाता है, भूख क्या है, अन्न का महत्व क्या है, ये बच्चा बच्चा समझता है। ऐश्वर्य चाहने वाले उसी वस्तु को खाएं जिसको खाकर अच्छा लगे, उदर में पहुंचकर वो पच जाए और हितकारी हो। अब देखिए लब्ध प्रणांश का ये वाक्य, ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति, यानी हमारे भोजन का हमारे शरीर पर, मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बच्चों को सरल भाषा में समझा दिया गया है कि यदि ऐश्वर्य चाहिए तो ऐसी वस्तु खाएं जो खाने के बाद अनुभूति अच्छी दे, उदर में पहुंचकर पच जाए और आपके स्वास्थ्य को बढ़ाए। तो ऐसी चीजों को बच्चों के मन में रोपने का कार्य पंचतंत्र ने किया। और अपरीक्षित कार्यक्रम का नीति वाक्य, बिना विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। और दूसरा नीति वाक्य, भाग्य ही नहीं कभी कभी पुरुषार्थ भी बलवान हो जाता है। अब आप देखिए ये दो वाक्य, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, ये बच्चा अगर बचपन से सीखता है तो हमेशा इस चीज को, इस तथ्य को मानेगा कि भाग्य ही नहीं हमारा पुरुषार्थ भी बलवान होता है, हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। तो संस्कृत साहित्य में बाल नीति ग्रंथों के रूप में पंचतंत्र और हितोपदेश के बारे में कुछ भी कहना वस्तुतः सूर्य को दीपक दिखाने के तुल्य है। इन महान ग्रंथों के रचयिता जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। फिर आप आइए विदुर नीति के बारे में हम बात करते हैं। विदुर नीति में ऐसे कई तत्व हैं जो बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत का अत्यंत प्रसिद्ध और परम उपादेय प्रसंग है विदुर नीति। यह महाभारत के उद्योग पर्व के 8 अध्यायों में है, 33 से लेकर 40 तक। उद्योग पर्व के 33वें से 40वें अध्याय तक जो विदुर नीति वर्णित है ना, इसमें व्यवहार, नीति, धर्म, सुख दुख प्राप्ति के साधन, मित्र के लक्षण, सदाचार, क्षमा, अहिंसा, कर्म क्या नहीं है, और इन सब के साथ राजधर्म का भी सुंदर निरूपण है। यह प्रत्येक व्यक्ति के साथ बालक के सुखी जीवन निर्माण में भी उपादेय है। अब आप देखिए कि पहले अध्याय में क्या लिखा गया है। क्या ये किसी वृद्ध और किसी युवा व्यक्ति के लिए ही है सिर्फ? ये बच्चे के लिए भी है। लिखते हैं विदुर कि मनुष्य लोक के 6 ही सुख हैं: आरोग्य, ऋणी न होना, परदेश में न रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल जोल, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निडर होकर रहना, यानी निर्भय होकर रहना। इसके पीछे तर्क ये है कि यदि हम सही व्यक्तियों के साथ संपर्क रखेंगे, अच्छी अच्छी बातों को अपने ज्ञान में लेंगे, तो हमें भयभीत होने की कोई जरूरत ही नहीं। और देखिए सबसे असाध्य रोग क्या है? विदुर नीति कहता है अगर प्रत्येक बच्चे के मन में इस बात को बचपन से ही बिठा दिया जाए कि दूसरों के रूप, धन, पराक्रम, कुलीनता, सुख सौभाग्य और सम्मान से ईर्ष्या करना या डाह करना ये सबसे बड़ा रोग है, तो हम एक नए ही भारत का निर्माण करेंगे। और देखिए क्या कहते हैं विदुर कि न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालनवत यम तु रक्षितुम इच्छन्ति बुद्धया सम विभजन्ति तम। अर्थात ईश्वर कभी भी पशु की भांति एक डंडा हाथ में लेकर के रक्षा नहीं करते। जिनकी रक्षा उसे करनी होती है उसे क्या करते हैं? केवल बुद्धि से संयुक्त कर देते हैं। तो बुद्धि मनुष्य मात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ तत्व है जो हमें बताता है कि उद्योग, संयम, दक्षता, सावधानी, धैर्य, स्मृति और हम अभी विदुर नीति की बात कर रहे थे। तो विदुर नीति में जो नीति की शिक्षा
महात्मा विदुर ने दी है, वो बाल, वृद्ध, बच्चों सबके लिए उपादेय है। फिर हम नीति शतक की बात करें। जब संस्कृत में बाल साहित्य की बात हम करते हैं तो नीति शतक की बात जरूरी है। 100 नीति पद्यों में नीति, रीति, राजनीति और आत्म स्वाभिमान, संस्कार, सतसंगति, परोपकार सबका ज्ञान देने वाला अद्भुत ग्रंथ है भर्तृहरि का लिखा गया नीति शतक। इसमें भी बच्चों को नीति से संबंधित ज्ञान प्राप्ति होती है। ये बेहद उपादेय है और मेरा यह मानना है कि संस्कृत की शिक्षा देते समय इन नीति ग्रंथों को अवश्य बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे कि उनका केवल आत्मिक ही नहीं, शारीरिक ही नहीं, मानसिक और जो एक सामाजिक विकास होता है वो भी बच्चों का होगा। चरित्र निर्माण, सदाचार प्रक्रिया, ये सारी चीजें उससे आती है। इन नीति कथाओं के अतिरिक्त संस्कृत के बाल साहित्य में कुछ लोक कथाएं भी हैं, जो लोक कथाएं बच्चों में सही ज्ञान, शिक्षा, संस्कार और सदाचार का निर्माण तो करती ही हैं, साथ ही साथ वो इतनी मनोरंजक हैं कि पढ़ने, सुनने, देखने मात्र से बाल मन पर असर छोड़ के जाती है। तो इसमें हम देखेंगे आपकी बेताल पंचविंश शतिका है, जिसमें 25 कहानियां हैं, जो वीर विक्रमादित्य की कहानियां हैं। ये सोमदेव भट्टराय की लिखित पुस्तक है, जिसकी 25 कहानियों में, मनोरंजनात्मक कहानियों में, पहेलियों के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से राजा से बेताल बहुत सारी बातें पूछता है, उसकी ज्ञान की परीक्षा करता है। तो इसके पठन मात्र से बालकों के मन पर भी बहुत ही गहरा और सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी पुस्तकें, फिर हम देखते हैं कि 32 पुतलियों वाली जो कहानी है कि सिंहासन 32, उसमें 32 पुतलियां राजा भोज से प्रश्न करती हैं पहेलियों के रूप में। कई सारे सवाल जीवन, जिंदगी, विडंबनाओं, विसंगतियों से जुड़े होते हैं, जिनका जवाब बिना किसी भी तरह के उहापोह में पड़े राजा भोज देते हैं। विक्रमादित्य का यह सिंहासन है और इसमें विक्रमादित्य की जो न्याय शक्ति है कि किसी भी परिस्थिति में हम न्याय कैसे करते हैं, तो ये हमें देखने और सुनने के लिए मिलता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही उपादेय है। तो इन सारी रचनाओं, इसके रचनाकार हैं वररुचि कहे जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम देखते आ रहे हैं शुरू से, कि वैदिक काल से लेकर के पौराणिक काल, उसके बाद आप आइए तो हितोपदेश, पंचतंत्र हो, कथार्णव हो, पतंजलि के रचित महाभाष्य की 1-2 घटनाएं हों, सारी की सारी चीजें संस्कृत बाल साहित्य को उत्कृष्ट और परिपूर्ण बनाती है, जिसके अध्ययन मात्र से संस्कृत के अध्ययन करने वाले बच्चों को और उन बच्चों में निहित जो मानवीय मूल्य हैं उनके प्रस्फुटन के लिए इन सारे साहित्य का अध्ययन अत्यंत उपादेय है। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में बाल साहित्य अगर है वो परिपूर्ण रूप से हितोपदेश और पंचतंत्र में है, और छिटपुट रूप से विभिन्न लोक कथाओं में, पौराणिक ग्रंथ में और उपनिषदों की छोटी छोटी कहानियों में है। बस 2 चीज मैं यहाँ बोलूंगी कि हितोपदेश और पंचतंत्र, इसके अलावा नीति शतक, विदुर नीति और ध्रुव और प्रहलाद के आख्यान के साथ साथ जो गुरु शिष्य परंपरा को मानने वाले बच्चे थे, उन सब की कथाएं विस्तृत रूप से संस्कृत साहित्य में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस व्याख्यान से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। नमस्कार।